हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम 9th से लेकर 21 ऑफ जून तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि इन वेरियस एग्जामिनेशंस में आपकी हेल्प करने वाला है। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दी ऑनलाइन गुरु बाय सुनील शर्मा को और करें अपने RIMC एंड RMS का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। तो पहली हमारी न्यूज आती है रिलेटेड टू अग्निपथ स्कीम। रिसेंटली क्या हुआ, 14th ऑफ जून को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम रखा गया अग्निपथ स्कीम। ये जो स्कीम है सेना के तीनों अंगों में क्या करेगा, जो पर्सनल्स हैं उनको रिक्रूट करेगा और जो पर्सन ज्वाइन करेंगे, जो सोल्जर्स इसे ज्वाइन करेंगे, उन्हें कहा जाएगा अग्निवीर। इससे गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि 45,000 से लेकर 50,000 तक के जो सोल्जर्स हैं पर ईयर उनको रिक्रूट किया जाएगा। तो इससे सेना में जो कमी चल रही थी सिपाहियों की वो इजीली पूरी हो सकेगी। अब इसके बारे में गवर्नमेंट ने ये कहा था कि भाई इसका जो 1/4 है या फिर आप क्या कह सकते हैं 25% जो है वो तो परमानेंट कर दिए जाएंगे और रिमेनिंग 75% जो है वो 4 साल के बाद फ्री हो जाएंगे। अब यहाँ पे इससे क्या होने वाला है, तो इससे जनरली एज रखी गई थी 17.5 से लेकर 21 ईयर तक। बाद में जैसा कि आपने देखा बहुत सारी जगहों पे प्रोटेस्ट हुआ था और प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट ने इसकी इनिशियल एज, चूंकि कोविड के टाइम पीरियड से क्या हुआ 2 सालों से भर्ती नहीं हो रही थी, उस वजह से जो एज है उसे बढ़ाकर 23 इयर्स कर दिया गया। मतलब एज में 2 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया। रीजन कोविड के टाइम से भर्तियां नहीं हो रही थी। तो जनरली इसकी एज क्या रहेगी, 17.5 से लेकर 21 तक रहेगी। कुछ टाइम पीरियड के लिए 23 रहने वाली है। अब ये जो 4 साल का पीरियड होगा, इस 4 साल के पीरियड में 6 महीने तो आपके ट्रेनिंग के होंगे। अब इस ट्रेनिंग के थ्रू आपको, अगर आप 10th क्वालिफाइड हैं और ज्वाइन करते हैं, तो आपको 12th पास आउट का सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा जिस टाइम पे आप इसे फ्री कर रहे होंगे, जब लीव ले रहे होंगे। तो आपके एजुकेशन का भी यहाँ पे प्रोविजन है और रिमेनिंग 3.5 ईयर्स का आपको सर्विस करना होगा। अब ये जो पूरा टाइम पीरियड है, यहाँ पे आपको इनिशियली जब आप ट्रेनिंग पे होंगे उस टाइम भी आपको 30,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी। इस 30,000 में से 9,000 रुपए आपके जो पेंशन स्कीम है उसके लिए कटेंगे एंड 21,000 आप लोग कैश इन हैंड निकाल सकते हैं। अब ये जो 9,000 रुपए हैं, सेम एज गवर्नमेंट भी यहाँ पे 9,000 रुपए आपके अकाउंट में जमा कराएगी। तो टोटल कितने हो गए, 18,000 रुपए आपकी प्रति मंथ की सेविंग अलग से हो रही है जो रिटायरमेंट पे आपको मिल जाएगी। ये लगभग, इस पे इंटरेस्ट जोड़ के ये लगभग 11.71 लाख के आसपास होगा और इस पे आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इसको नाम दिया गया सेवा निधि प्रोग्राम। ठीक है, नाम क्या दिया गया, सेवा निधि प्रोग्राम दिया गया। 9,000 आपका क्या है, 30% का अमाउंट है जो आप यहाँ पे सेव करने वाले हैं और उतना ही गवर्नमेंट भी आपको देगी, उस पर इंटरेस्ट भी देगी और फाइनली जब आप रिटायर्ड होंगे उस टाइम पे जो आपको सैलरी मिलेगी, जो पेंशन मिलेगा सेवानिधि से, वो टैक्स फ्री भी रहेगा। इन टर्म्स जब आप वर्क कर रहे हैं उसी टाइम पे अगर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो आपका जो पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस है वो 48 लाख रुपीस का लाइफ इंश्योरेंस है 4 ईयर के टर्म पीरियड पे। एंड अगर आपकी कहीं डेथ हो जाती है तो जो टाइम पीरियड है जो आपने काम नहीं किया है, जो कि 4 ईयर के लिए है, आप पहले ही साल अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी सेवा के दौरान डेथ हो जाती है तो आपको 1 करोड़ रुपीस मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप इससे रिटायर्ड होते हैं तो अदर जो फोर्सेस हैं, अदर जो पर्टिकुलर पोस्ट है, उन सभी में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा सिलेक्ट होने के लिए। तो मतलब आपके लिए एक लाइफ टाइम बेटर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग सेना में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका सपना है RIMC, RMS या फिर सैनिक स्कूल एंट्रेंस के थ्रू
जो आपके प्रीमियर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें आप पढ़ना चाहते हैं, क्लास 5th से लेके स्टार्टिंग होती है इसकी, उसे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी हम लोग करवाते हैं, जिसके लिए आप इन दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है अग्निपथ स्कीम, जिसका इस तरीके से वायलेंटली आप लोग विरोध तो ना करें। अगर किसी को किसी पॉइंट पे इशू है तो आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आगजनी करना और बाकी सारी चीजें वो कहीं से भी सही नहीं है। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आती है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा से रिलेटेड। अभी हाल ही में 21 जून के दिन इसे सेलिब्रेट किया गया और हम 2015 से इसे सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसका थीम रखा गया था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। कैसे स्टार्ट हुआ? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन रखा था 2014 में, जिसे अराउंड 177 यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया और एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का। इसके थ्रू 2015 से यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइड क्या कर रहा है, योगा डे को सेलिब्रेट कर रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि जून 21 को ही क्यों चुना गया? तो जून 21 जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध है पृथ्वी का, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, वहां पे क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इक्वेटर के बीच में ही रहती है, तो यहाँ पे सबसे लंबा दिन होता है। इस वजह से 21 जून को भी सिलेक्ट किया गया था। हाल ही में इंडिया ने एक स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग का आयोजन किया था, ताकि इंडिया के आसियान के साथ 30 साल पूरे होने को सेलिब्रेट किया जा सके। इस मीटिंग के जो चेयरपर्सन थे वो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर थे और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंगापुर के विवान बालाकृष्णन थे। तो ओवरऑल आसियान के बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। आसियान को फुल फॉर्म में कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक ग्रुप है जिसमें ओवरऑल 10 नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये नेशन कौन कौन से हैं? तो इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, देन कंबोडिया है, ठीक है, नंबर 3 कंबोडिया, देन आता है म्यांमार, लाओस, मलेशिया। ये 10 नेम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कर लेंगे। सिंगापुर, फिलीपाइंस, वियतनाम एंड थाईलैंड। ठीक है, तो ये टोटल 10 नेशंस हैं जो कि आसियान नेशंस के रूप में जाने जाते हैं। हाल ही में आईसीटी बेस्ड पीएम ई विद्या, प्राइम मिनिस्टर ई विद्या स्कीम जो थी, उसके लिए किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दिया गया। ये जो पर्टिकुलर प्राइज है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को दिया गया है। 2021 का ये प्राइज है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो एनसीईआरटी का एक पार्ट है। तो अब आपको ये जानना है कि ये प्राइज क्यों दिया गया, ठीक है, और यूनेस्को का प्राइज है भैया, तो नेशनल लेवल पे आपको ये प्राइज दिया गया। तो क्या है पीएम ई विद्या इनिशिएटिव? इसको कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के थ्रू मई 2020 में स्टार्ट किया था। इसमें कुछ इनिशिएटिव रखे गए थे। एक इनिशिएटिव जो रखा गया था जिसका नाम था दीक्षा। ये जो दीक्षा है ये वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करता था और इसके थ्रू ई कंटेंट अवेलेबल करवाना था। ठीक है, यानी कि आपके जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं उनमें क्यूआर कोड डेवलप करना और उससे रिलेटेड बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट अवेलेबल करवाना था। दूसरा इसका पार्ट था दैट वाज स्वयं प्रभा। ठीक है, स्वयं प्रभा टीवी चैनल। ये जो टीवी चैनल है, इस टीवी चैनल के थ्रू क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए
ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल की गई थी। तो इसी इनिशिएटिव का मेन मोटो था कि कोविड-19 के पीरियड में बच्चों को अपनी एजुकेशन से सफ़र ना करना पड़े, इस वजह से इसे स्टार्ट किया गया और इसको यूनेस्को ने अपनी तरफ से किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज भी दिया है। नेक्स्ट न्यूज आती है कि इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच को हम लोग 18 जून के दिन सेलिब्रेट करते हैं ताकि हेट स्पीच ना फैलाया जा सके। सबसे पहले इसकी शुरुआत ही हुई है, तो ये भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच को सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड 2021 में यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था ताकि हम लोग इस डे को सेलिब्रेट कर सकें। हाल ही में खुवस्कुल लेक नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है, मंगोलिया में है, इसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को ने ऐड किया है। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। साथ ही साथ यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो रिसेंटली क्या किया गया, यूनेस्को की तरफ से खुवस्कुल लेक नेशनल पार्क जो कि मंगोलिया का है उसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में ज्वाइन करवाया गया। ये इनके 34th सेशन के टाइम पीरियड पे किया गया था और ये जो प्रोग्राम था वो फ्रांस के पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जो प्रोग्राम है इसको आप लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक में कई बार पढ़ा होगा, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के रूप में। ठीक है, तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इसे डेवलप किया गया है। इसमें 70% फ्रेश वाटर है जो कि मंगोलिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है बाई वॉल्यूम, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है खुवस्कुल। और वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट लेक है मंगोलिया के अंदर। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। इन्होंने नोट किया कि अराउंड 94% डोमेस्टिक वर्कर जो हैं उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए उनका अभाव है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट को हम लोग जून 17 के दिन सेलिब्रेट करते हैं ईच एंड एवरी ईयर, ताकि हम लोग क्या कर सके, ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन को रोक सके। इसे हम लोग कब से स्टार्ट करते हैं, तो 1994 से स्टार्ट किया गया है इसे। ठीक है, एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की तरफ से इसे क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का थीम रखा गया था राइजिंग अप फ्रॉम द ड्रॉट टुगेदर। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है एक टनल का और उससे रिलेटेड अंडरपासेस का प्रगति मैदान के अंदर। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट इसका नाम रखा गया। जून 19 के दिन इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया और ये जो कॉरिडोर है वो अराउंड 920 करोड़ रुपए के फंड के साथ बनाया जा रहा है और इसके थ्रू 1.36 किलोमीटर लंबा टनल डेवलप किया गया है। ये जो टनल है ये रिंग रोड को कनेक्ट करेगा इंडिया गेट से वाया पुराना किला रोड और प्रगति मैदान रोड से। हाल ही में इंडिया का पहला गर्ल पंचायत जो है जिसका नाम क्या रखा गया, बालिका पंचायत, वो स्टार्ट किया गया गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। अब ये जो बालिका पंचायत है ये एक इनिशिएटिव है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से, एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से इसे स्टार्ट किया गया अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के थ्रू इसे स्टार्ट किया गया और इसे मैनेज करती हैं 11 से 21 साल की बालिकाएं। तो ओवरऑल उनको एक आइडिया देना है कि किस टाइप से पंचायती राज सिस्टम वर्क करता है, किस टाइप से वहां पे जनता के लिए काम किया जाता है और क्या मैकेनिज्म होता है, उन्हें पहले से ही इसके बारे में अवेयर करना है। सबसे पहले ये इनिशिएटिव स्टार्ट करने की बात हुई थी कुनरिया विलेज से। ठीक है, कुनरिया विलेज ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है
इन्होंने सबसे पहले ये आइडिया निकाला था कि हमें बालिका पंचायत इनिशिएट करना है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी ने अपनी 2022 की एक एनुअल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रेंड इशू किया है। इस रिपोर्ट के थ्रू ये बताया जा रहा है कि अराउंड 100 मिलियन पीपल जो थे उन्हें अपने घरों की तरफ लौटना पड़ा, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। या तो वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हुआ वायलेंस था, इनसिक्योरिटी थी, जॉब की कमी थी, ह्यूमन राइट अब्यूज था, ठीक है, अफ्रीका एंड अफगानिस्तान इश्यूज थे, ऐसे बहुत सारे कारण। इंडिया के अंदर अगर बात करें तो 5 मिलियन पीपल जो थे वो इंटरनली डिस्प्लेस हुए थे, अपनी जगह को छोड़ के दूसरे स्थान पे विस्थापित हुए थे, कारण कोविड-19 का डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज से होने वाले प्रॉब्लम्स थे। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन ऑन रेफ्यूजी कहते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये आप लोग याद रखेंगे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में अवेलेबल है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च किया वेस्ट एशिया क्वाड डायलॉग को विद इंडिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन कौन होगा? एक तरफ यूएसए होगा, सेकंड इंडिया होगा, थर्ड यूएई होगा और फोर्थ इजराइल होगा। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर किया गया है जिसे I2U2 का भी नाम दिया जाएगा। अब I से 2 नेशन आते हैं, यहाँ पे इंडिया आता है एंड इजराइल आता है, जिस वजह से I2 बोला गया है। U2 यूएसए और यूएई के लिए कहा जाता है। अक्टूबर 2021 में एंटनी ब्लिंकन ने इसका एक आइडिया इनिशिएट किया था, ताकि ये सारे नेशंस मिलके क्या कर सके, एक दूसरे के डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के लिए हेल्प कर सके। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने रिलीज किया है अपना वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, और इस कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में अगर बात की जाए तो इंडिया 43वें रैंक से इंप्रूव करके 37th रैंक पे आ चुका है। वर्ल्ड वाइड टॉप नेशंस की बात करें तो नंबर 1 पे आता है डेनमार्क, नंबर 2 पे आता है यहाँ पे स्विट्जरलैंड एंड नंबर 3 पे आ जाता है सिंगापुर। तो ये टॉप 3 नेशंस हैं। इंडिया की रैंकिंग 37 है, ये आपको पता होना चाहिए। अगली न्यूज आई, भारत गौरव स्कीम के थ्रू कोयम्बटूर से शिरडी के लिए एक ट्रेन चलाई गई। फर्स्ट ट्रेन थी ये, ठीक है। भारत गौरव स्कीम के थ्रू कोयम्बटूर से शिरडी के लिए ये फर्स्ट ट्रेन चलाई गई। हालांकि भारत गौरव स्कीम के थ्रू पहले रामायण सर्किट ट्रेन चलाई जा चुकी है, तो ये फर्स्ट कैसे हुई? तो ये फर्स्ट हुई साउदर्न रेलवे जोन की, ठीक है। वो इंडिया वाइज फर्स्ट थी, ये रेलवे के साउदर्न जोन के अकॉर्डिंग फर्स्ट थी। इस ट्रेन को शेड्यूल किया गया था 14 जून से लेकर 16 जून के लिए, और इसके लिए जो टेंडर लिया है, देखो पहला हमने बात की थी आईआरसीटीसी ने चलवाई थी वो ट्रेन। अब इसके लिए जो रेलवे से टेंडर लिया है वो लिया है साउथ स्टार रेल ने, ठीक है। साउथ स्टार रेल नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए टेंडर अप्रूव किया है। हाल ही में जून 12 के दिन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है एक कंपनी के साथ, जो कि बेंगलुरु की कंपनी है, और उस कंपनी का नाम है एलेस्ट। इससे क्या किया जाएगा? भारत का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट को हैदराबाद में स्टैब्लिश किया जाएगा। अब ये जो डिस्प्ले यूनिट है ये क्या है? तो देखो आप सभी जानते हैं कि सेमीकंडक्टर मिशन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, और सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू गवर्नमेंट ने 2021 में 76,000 करोड़ रुपीस इनिशिएट किए थे अंदर मेटी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की तरफ से। अब इनका ओवरऑल स्कीम क्या था? इनका ओवरऑल स्कीम था कि इंडिया में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड डिस्प्ले इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके। अब ये डिस्प्ले इकोसिस्टम क्या होगा? आपके मोबाइल, आपके टीवी एटसेट्रा की जो स्क्रीन होती है दैट इज डिस्प्ले, और ये सारा हम लोग इंपोर्ट करते थे, अब हम उसे इंडिया में बना पाएंगे। हाल ही में SRS यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट द टाइम ऑफ बर्थ
वो बढ़कर 69.7 हो चुकी है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब आप जन्म लेते हैं उस समय ये माना जाता है कि आप लगभग कितने साल तक जिएंगे, तो वो एक्सपेक्टेशन है 69.7 ईयर्स का। हालांकि ये वर्ल्ड वाइड जो रेशियो है उससे तो बहुत कम है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये 72.6 है, तो उससे कम है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें इंडिया में ही 2015-19 का आप डेटा देख रहे हैं, इसके पहले का जो डेटा था 1970-75 का, ठीक है, इससे पहला डेटा क्या था 1970 से 75 का। उस टाइम पे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 49.7 थी, तो अब कितनी हो चुकी है? 72.6 हो चुकी है। तो अच्छा है कि हम लोग ज़्यादा समय तक जी पाएंगे। सॉरी, 69.7 हो चुकी है, 72.6 तो ग्लोबल एवरेज है। फिर भी इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम क्यों है? तो उसके पीछे एक कारण बताया जा रहा है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। जो नवजात शिशु होते हैं उनकी डेथ को सबसे बड़ा यहाँ पे कारण बताया जा रहा है, और इसके लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। हाल ही में 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया गया WTO के हेडक्वार्टर में जेनेवा में। हालांकि ये 2021 में ऑर्गेनाइज होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया था। तो WTO के जो हेड होंगे वो कौन होंगे? नगोजी ओकांजो इवेला, ठीक है, वो इसके हेड है। हाल ही में ऑफिशियल लोगो, मैस्कॉट एंड हैशटैग इशू किया गया 44th चेस ओलंपियाड के लिए, जो कि जुलाई 2022 में होगा। इसके मैस्कॉट को बनाया गया है तांबी, ठीक है, जो कि तमिल लैंग्वेज में मतलब होता है लिटिल और यंगर ब्रदर। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। अगर आप RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड डेमो सेशंस आपके लिए ऐप पे अवेलेबल है, तो ऐप को आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।